इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव होंगे? कृषि के उत्थान के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा? इंडस्ट्रीज को आखिर वित्त मंत्री के पिटारे से क्या मिलेगा? मोदी सरकार कल अपना पहला आम बजट पेश करेगी, लिहाजा ये तमाम सवाल आम लोगों से लेकर देश के उद्योग घरानों के दिमाग में चल रहे हैं। सेक्टर चाहे कोई भी हो, कृषि, हेल्थ, शिक्षा, लघु उद्योग, पर्यटन, सभी मोदी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, इस बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज इंडिया के आवाज में इन्हीं उम्मीदों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात इकोनॉमिक सर्वे की। कल पेश होने वाले आम बजट में लोगों को कड़वी गोली खानी पड़ सकती है। दरअसल बजट से ठीक पहले संसद में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई के बने रहने की आशंका जताई गई है। साफ है कि अगर महंगाई पर काबू जल्द न पाया गया तो इसका असर सीधे आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। आम बजट से ठीक पहले मोदी सरकार में वित्त मंत्री के पद पर काबिज अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए आर्थिक समीक्षा का ब्यौरा पूरे देश के सामने रखा। वित्त मंत्री ने इस बार महंगाई को बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने कहा है कि महंगाई में कमी आई है, लेकिन ये अब भी अनुमान से ज्यादा है। जेटली ने कहा कि इस साल अल नीनो को लेकर भी चिंता है और ऊंची महंगाई दर की वजह से भी आरबीआई के पास दरें कम करने की गुंजाइश कम ही है। वित्त वर्ष 2014-15 की आर्थिक समीक्षा की बड़ी बातों पर गौर करें तो इस वित्त वर्ष के लिए 5.4-5.9% की जीडीपी दर का अनुमान लगाया गया है। वित्तीय घाटा और महंगाई बड़ी चुनौती बनी हुई है। पीडीएस के लिए खरीद प्रक्रिया में और सुधार लाए जाने की जरूरत है। एग्री कमोडिटी के लिए ऐसा बाजार बनाया जाना चाहिए जहां किसान अपना माल बेच सकें। एपीएमसी एक्ट और जमीन गिरवी रखने के नियमों के रिफॉर्म की जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक देश में लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा देना होगा। अगले 2 साल में हर हाल में वित्तीय घाटे को कम करना होगा। वित्तीय घाटे पर काबू पाने के लिए सब्सिडी घटाना जरूरी है। हालांकि 2013-14 में सरकारी घाटा 4.5% रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले कम है। 2013-14 में देश का बकाया भुगतान की स्थिति काफी सुधरी है। चालू खाता घाटा 32.4 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 1.7% रहा, जो 2012-13 में 88.2 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 4.7% था। वित्तीय वर्ष 2014-15 में चालू खाता घाटा जीडीपी का 2.1% यानी करीब 45 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। साथ ही टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाना जरूरी है। फिस्कल डेफिसिट for this year is projected at 4.5 and requires a downward movement over the next 2 years. आर्थिक सर्वे के जरिए जेटली ने ये साफ संकेत दिए हैं कि महंगाई पर काबू पाना और विकास दर को एक बार फिर से वापस पटरी पर लाना फिलहाल सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए अब जेटली आम बजट में कड़े फैसले उठाते हैं या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लिहाजा देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है तो किसानों और गांवों की खुशहाली को लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे में मोदी सरकार से किसानों को क्या उम्मीदें हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की जीडीपी को बढ़ाने में भी कृषि का अहम योगदान है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन धीरे धीरे जीडीपी की ये दर लगातार नीचे खिसक रही है। कृषि प्रधान देश है भारत, जहां की 70% से ज्यादा की आबादी आज भी गांव में रहती है।
गांव में रहने वाले लोगों की आजीविका मूल रूप से खेतीबाड़ी पर ही निर्भर है। किसान अनाज उगाता है, पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन खुद की हालत नहीं सुधार पाता। कभी फसल का सही दाम नहीं मिलता, कभी बिचौलियों के चक्कर में गाढ़ी कमाई की फसल औने पौने दामों में बिक जाती है, और कभी भंडारण के अभाव में पूरी मेहनत ही चौपट हो जाती है। मानसून कम हो तो किसान को नुकसान, ज्यादा हो तो भी किसान को नुकसान। किसानों की बदहाली का असर आर्थिक तरक्की की रफ्तार पर भी दिख रहा है। कृषि क्षेत्र में जीडीपी लगातार खिसक रही है। ये विडंबना ही कही जाएगी कि जिस देश की ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है, वहाँ औद्योगिक विकास के मुकाबले कृषि विकास दर बेहद कम है। कृषि के जानकार मानते हैं कि बिना कृषि क्षेत्र को इंडस्ट्री के तौर पर विकसित किए तरक्की की रफ्तार को बढ़ा पाना नामुमकिन है। जब तक आप एग्रीकल्चर के ऊपर एक प्लानिंग कमीशन नहीं बनाओगे, एग्रीकल्चर प्लानिंग कमीशन, तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अनाज पैदा करने से या सब्जी या फल पैदा करने तक ही हमें सीमित है, लेकिन हमें वो आगे तक जो है उसको एक बिजनेस मॉडल के रूप में कृषि को देखेंगे, और वो किस तरह से हम उसके यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए अधिक आवश्यक होगा। देश की जीडीपी में लगातार गिरावट आ रही है। इस बात को आंकड़े भी साबित करते हैं। जरा गौर कीजिए इन आंकड़ों पर। 2004 में जहां देश की जीडीपी दर 8.3% थी, वहीं 2005 में यूपीए 1 के कार्यकाल में जीडीपी दर घटकर 6.2% पर पहुंच गई। 2006-2008 में विकास दर 8.4 से लेकर 7.4% के बीच बनी रही। 2011-12 में यानी यूपीए 2 के कार्यकाल में विकास दर एक बार फिर घटकर 7% पर पहुंची। 2012-13 में भी विकास दर में कोई खास सुधार नहीं हुआ। इस दौरान विकास दर एक बार फिर खिसककर 5% पर पहुंच गई। देश की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत रीढ़ खेती है, और खेती किसान से होती है। लेकिन किसान के जीवन का सबसे दुखद पहलू ये भी रहा कि जब किसान को लगा कि उसकी खेती बर्बाद हो गई, सरकार की नीतियां उनके खिलाफ थी, कर्ज का बोझ उनके ऊपर बढ़ता चला गया, मानसून ने भी उनका साथ नहीं दिया, तो किसान लगातार आत्महत्या करने लगे। किसानों की इस हालत के लिए सबसे बड़ी वजह कर्ज है। बैंकों की कठिन कर्ज प्रक्रिया के चलते किसान ज्यादातर कर्ज सूदखोरों से लेते हैं। खासकर बुंदेलखंड और विदर्भ में ये प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है। ऊपर से खराब मानसून, महंगाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य के थपेड़े किसानों को न तो कभी कर्ज से उबरने देते हैं और न ही गरीबी से। हैरानी की बात यह है कि किसानों की कर्ज माफी की योजनाएं भी बेकार की कवायद साबित हुई हैं। देश का किसान, जिसकी मेहनत और पसीने से उगाई हुई फसल करोड़ों के पेट पालती है, वो खुद दूसरों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है। दशकों से अपने दुर्भाग्य की लकीरें गिन रहे किसान को अब मोदी सरकार से उम्मीदें हैं कि कम से कम इस बार तो देश के हिसाब किताब में उनकी भी सुनी जाएगी। बजट में उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए ताकत दी जाएगी। अनुराग चड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लघु उद्योग पिछली सरकारों की उदासीनता का शिकार रहा है। एसएमई सेक्टर अपनी पहचान खो चुका है। इसे लेकर हर बजट में कई घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया जाता। नरेंद्र मोदी हमेशा बोलते हैं कि वो गुजरात की तरह देश के लघु उद्योग को बढ़ावा देने का काम करेंगे, खासतौर पर बुनकरों के उत्थान के लिए कदम उठाए जाएंगे। ऐसे में इस सेक्टर के लोगों को एक बार फिर से आस जगी है। देखिए ये रिपोर्ट। पतंग बनाना जैसी छोटी चीज, इसके लिए मोदी पूरे दिन भर उन कारीगरों के साथ बैठ करके बारीकी से चर्चा की, चिंता की, रॉ मटेरियल कैसे बने, नई डिजाइनिंग कैसे हो, पतंग के पर एडवर्टाइजमेंट कैसे हो, पतंग के लिए जो बांस की लकड़ी लगती है, वो बांस की लकड़ी आसाम से लाते थे, महंगी पड़ती थी, वो गुजरात में कैसे मिले। और उसका परिणाम क्या आया? जो झुग्गी झोपड़ी में मेरा गरीब मुसलमान पतंग बना करके पूरे साल में मुश्किल से 30-35 करोड़ रुपए का बिजनेस करता था, आज वो मेरा भाई मुसलमान, गरीब मुसलमान पतंग का
700 करोड़ रुपए का बिल। सुना आपने, इसी फॉर्मूले पर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पतंग उद्योग को एक नई उड़ान दी थी और चुनाव के दौरान मोदी ने देश के छोटे उद्योगों को फिर से गुलजार करने का वादा किया था। मोदी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान गुजरात में बुनकरों और कारीगरों के अच्छे दिनों का हवाला देते हुए देश भर के लघु उद्योगों में फिर से नई जान फूंकने की बात कही थी। बनारस के मेरे बुनकर परिवार आज से कई वर्षों पहले सूरत में आए और उन्होंने यहाँ जो कला उनके पास थी, जो कौशल्य था, वो उन्होंने सूरत वालों को सिखाया था। और आज भी सूरत में एक बनारस मोहल्ला है, इलाका है, जिसका नाम बनारस है। भाइयों बहनों, मैं सोचता हूं अगर बनारस के बुनकर सूरत में आकर के इतनी बड़ी दुनिया खड़ी कर सकते हैं, गुजरात इतनी बड़ी दुनिया खड़ी करने के लिए अवसर दे सकता है, तो भाइयों बहनों, बनारस और काशी के क्षेत्र में बुनकरों का अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए। मुट्ठी पर लोग बनारस से आकर के सूरत का डंका बजा सकते हैं, तो इतनी बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो बनारस का भी डंका बजा सकते हैं। मोदी के इन्हीं वादों पर भरोसा कर वाराणसी और देश भर के बुनकरों और कारीगरों ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। मोदी को सत्ता की चाबी के साथ एक मजबूत सरकार दी ताकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और इसमें काम करने वाले लाखों कारीगरों और क्राफ्ट्समैन के हित में फैसला ले सके। मोदी के ब्रांडिंग और मार्केटिंग के फॉर्मूले ने देश भर के कारीगरों में भी अच्छे दिनों की आस जगा दी है। कि हमारे पूरे व्यवसाय की आज दुनिया में होलिस्टिक हेल्थ केयर का माहौल है। हाथ से बुनी हुई चीजें दुनिया में बहुत बड़ी मूल्यवान चीजें बन गई है। उसका सही ब्रांडिंग होना चाहिए, सही मॉडर्न डिजाइनिंग होना चाहिए, सही दिशा में जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। अगर हम क्वालिटी पर बन लेंगे, मेरे बनारस के बुनकर भाइयों बहनों, आप भरोसा कीजिए, 1 साल के भीतर मैं आपके व्यवसाय को आधुनिक बना दूंगा, दुनिया के बाजार में आपका डंका बजा दूंगा। मोदी सरकार के बजट पर हर सेक्टर की नजर है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद उन लाखों बुनकरों और कारीगरों को है जो सालों से बस सरकारी वादा खिलाफी के शिकार हो रहे हैं। पर अब की बार उन्हें सपने साकार होने की उम्मीद है। प्रदीप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में सालों से पर्यटन उद्योग उपेक्षित रहा है। इसके विकास के लिए कई वादे तो किए गए, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा। लेकिन अब मोदी सरकार के आने से पर्यटन उद्योग में भी एक नई उम्मीद जगी है। टूरिज्म इंडस्ट्री को लगने लगा है कि उनके भी अच्छे दिन आने वाले हैं। देखिए, पर्यटक के क्षेत्र में मैं समझता हूं कि मोदी जी को ये जो सरकार है, पहले ही बजट में स्पेशल एलोकेशन और फंड करना चाहिए कि पर्यटक क्षेत्र जो हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और उनके देख रेख के लिए। हम लोग तो बहुत पॉजिटिव हैं कि मोदी साहब एक ऐसे पीएम हैं, आई गेस, जिन्होंने सबसे पहला एजेंडा ही ट्रैवल का दिया है। तो सुना आपने, उम्मीदें भी हैं और मांग भी। मोदी सरकार ने अच्छे दिनों के सपने दिखाए तो देश के टूरिज्म सेक्टर में भी सपने साकार होने की उम्मीद जाग गई। और इसलिए पर्यटन उद्योग को आने वाले बजट का बेसब्री से इंतजार है। देश के टूरिज्म सेक्टर पर गौर करें तो भारत में विदेशी और देशी पर्यटकों को मिलाकर सालाना करोड़ों पर्यटक भ्रमण करते हैं। पूरे साल इतनी बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं कि देश में पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला चौथा बड़ा क्षेत्र भी बन गया है। जानकारों की माने तो अगर टूरिज्म को सही दिशा मिले तो देश की विदेशी मुद्रा में होने वाली कमाई, जो फिलहाल 19 अरब डॉलर सालाना है, वो साल 2020 तक 400 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर जाएगा। लेकिन खस्ताहाल बुनियादी ढांचा, हवाई यातायात की अधूरी व्यवस्था से पर्यटन की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ा है।
साथ ही टूरिज्म इंडस्ट्री की मांग है कि आने वाले बजट में इस सेक्टर को सर्विस टैक्स में छूट के लिए भी सरकार की तरफ से पहल की जानी चाहिए। टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर आप जम करेंगे तो टूरिस्ट दुगना होगा इस देश में। टूरिस्ट दुगना होगा तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस जितना आप सर्विस टैक्स लेते हैं उससे 5 गुना 6 गुना 7 गुना हो सकता है 50 गुना ज्यादा आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट हो। अब देखना है कि मोदी सरकार की तरफ से टूरिज्म इंडस्ट्री को कितनी राहत मिलती है और इसके विकास के लिए सरकार के एजेंडे में कौन कौन से बड़े प्लान हैं। शिल्पा पुंडीर के साथ प्रदीप सिन्हा, जी मीडिया। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। देश की तरक्की के लिए ये बेहद जरूरी है कि देश का एजुकेशन सेक्टर भी मजबूत हो, लेकिन दरअसल देश के एजुकेशन सेक्टर का हाल क्या है, देखिए। कहते हैं कि इमारत तभी मजबूत होती है जब उसकी नींव मजबूत होती है। ठीक यही बात हमारे भारत में एजुकेशन सेक्टर पर लागू होती है। क्या सरकार नींव पर ही उतना ही ध्यान देती है, उसे मजबूत करने की उतनी ही ज्यादा कोशिश करती है जितनी कोशिश और जितना बढ़ावा उच्च स्तरीय शिक्षा को दिया जाता है? यही जानने के लिए, प्राथमिक शिक्षा की हकीकत को देखने के लिए हम पहुंचे नोएडा के सेक्टर 12 स्थित प्राथमिक स्कूल में। हम हैं इस वक्त कक्षा 4 में एक प्राथमिक स्कूल में। आइए कुछ छात्रों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में जो सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर है, जो पढ़ाई उन्हें मुहैया कराई जा रही है, उससे वो संतुष्ट है या नहीं, और कितनी जानकारी है उन्हें। देश की राजधानी कौन सी है बेटा? लखनऊ। देश की राजधानी विकराल, अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी को जानते हो? कौन है नरेंद्र मोदी? भाजपा। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का नाम पता है, छात्रों को ये पता है कि भाजपा के हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है या नहीं, ये छात्रों को नहीं पता। देश का राष्ट्रपति कौन है? नारायण मोदी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेलिंग आती है? नो। किस कक्षा में हो आप? चौथी। तो आपको नहीं पढ़ाई, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती? इंग्लिश मुझे आती नहीं है। क्यों पढ़ाई नहीं जाती? पढ़ाई जाती है तब भी नहीं आता, मैं लिखता ही नहीं हूँ ना। आपको मैम ने कभी समझाया, कभी इंग्लिश पढ़ाई है? हाँ। फिर भी आपको नहीं आती? नहीं। बिल्कुल, ये सरकारी स्कूल के छात्र है जिनका कहना है कि इंग्लिश पढ़ाई तो जाती है लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है, और यही वजह है कि इस छात्र को इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, ना स्पेलिंग आती है ना लिखना आता है। मैम 4th क्लास में स्टूडेंट है और उसके बाद भी जो बेसिक जनरल नॉलेज के सवाल हैं और वो भी पता नहीं है छात्रों को, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमजोरी है? कमजोरी हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने सारे सवाल और सब कुछ लिखवाया हुआ है, जीके हमने पढ़ाई है। जो बच्चे जागरूक हैं, डेली आते हैं, उनके माँ बाप ध्यान देते हैं, तो सरकारी स्कूल के बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। आइए हम यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो बच्चों की कमजोरी है या फिर बच्चों को जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है उसमें कहाँ कमियां रह जाती हैं। स्कूल मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट की कमी है। सारे साल अध्यापक बीएलओ में कार्यरत रहे हैं, बच्चे बिना अध्यापक के रहे हैं, इसलिए ये कमी महसूस होती है। बच्चों को कुछ पढ़ाया ही नहीं गया पूरे साल। जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो दूसरे दिन नहीं आते, वो जो दूसरे दिन पढ़ाया जाता है वो तीसरे दिन नहीं आते। कुछ बच्चों के गार्जियनों की भी कमी रह जाती है बच्चों को स्कूल विद्यालय भेजने में। उम्मीद तो बहुत है मोदी सरकार से कि जो है यहाँ शिक्षा पे जो है बजट ज्यादा देकर जो है इसमें कुछ और प्रोत्साहन देकर। नई सरकार का बजट आने वाला है, ऐसे में इन मासूम छात्रों को भी मोदी सरकार से कुछ अपने लिए और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सौगात की उम्मीद है। कैमरामैन जय के साथ अनुज शुक्ला, जी मीडिया, नोएडा। उम्मीद कीजिए कि कम से कम सपने देखना तो शुरू करे भारत, क्योंकि
सपने तभी साकार होंगे जब वो देखे जाएं, और सपने सिर्फ एक व्यक्ति देखे और वही पूरे हों, ये ठीक बात नहीं। नमस्कार।